ताप विद्युत और जल विद्युत के बाद अब हम देखेंगे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत का उत्पादन। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत आखिर होते क्या हैं? यहाँ पर आप इसकी चाहे तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, गैर पारंपरिक या फिर इसे ही कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं जिन्हें हम एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा उसे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इसका हम पुनर्नवीनीकरण कर सकते हैं, या फिर इससे हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जबकि वहीं पर अगर हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की बात करेंगे तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं जिन्हें एक बार यूज कर लेने के बाद अगर ये खत्म हो जाए तो हम इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। जबकि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, मतलब इसका पुनर्नवीनीकरण कर सकते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। चूंकि हमारे भारत में और विश्व में भी संसाधनों की जो उपलब्धता है वो बहुत सीमित है, और आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही चलता रहा खनिजों का दोहन तो आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए बिल्कुल खनिज बचेंगे ही नहीं। तो उन सब समस्याओं के निराकरण के लिए उसका हल ढूंढने के लिए कई सारे विकल्प खोजे जा रहे हैं। विकल्पों में जो सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है वो है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ऐसे स्रोत खोजे जा रहे हैं जिनका पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, क्योंकि जैसे आपने ताप विद्युत पढ़ा, यदि कोयले के माध्यम से बिजली आज बनाई जा रही है और कोयले का बहुत अधिक खनन हो चुका है और बहुत ही कम मात्रा में अब कोयला धरती पर बचा हुआ है, और आने वाले समय में अगर हम उसे भी यूज कर लेंगे तो आने वाले समय में और उसके आगे जो हमारी पीढ़ी आएगी उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा और फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। इस वजह से गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को एक विकल्प के रूप में खोजा गया है। अब गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, सबसे पहले एक पॉइंट नोट कर लीजिए, जो मैंने डेफिनेशन बोली है वो नोट कर लीजिएगा, और एक पॉइंट नोट कीजिए, लिखेंगे कि मध्य प्रदेश में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए मध्य प्रदेश में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूं आपको, 1982 में की गई, 1982 में की गई है ना। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए, लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए, विभिन्न प्लांट वगैरह लगाने के लिए, जैसे आपने सुना होगा सौर ऊर्जा का प्लांट विश्व में सबसे बड़ा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में लगाया जा रहा है। तो इन्हीं सबको आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 1982 में की गई थी, और ये जो सन है, वर्ष है, ये पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत समझ लिया आपने। अब हम देखते हैं कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत आखिर है कौन कौन से। कुछ सारे तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा भी है, भूतापी ऊर्जा है, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो चीजें इंपॉर्टेंट है जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो लिख लीजिए, ऊर्जा कौन कौन सी देखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे सौर ऊर्जा, और सौर ऊर्जा से संबंधित मध्य प्रदेश में जो भी प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं उनके बारे में देखेंगे, वही चीजें पूछी जाती हैं। आगे हम देखेंगे बायोमास, छोटा चैप्टर है ये। बायोमास के बाद हम देखेंगे बायोगैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, पवन ऊर्जा, लघु जल विद्युत। हालांकि लघु जल विद्युत गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में नहीं आएगा, बट फिर भी यहाँ पे कुछ योजनाएं चलाई जा रही है तो उसके लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। देखिए,
मध्य प्रदेश में जो जो प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं सौर ऊर्जा से संबंधित, बायोमास से संबंधित लगाए गए हैं, बायोगैस से, पवन ऊर्जा से, इसलिए हम इनके बारे में पढ़ेंगे। भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा अभी इससे संबंधित मध्य प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ, इस वजह से हम उसे नहीं पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें गैर पारंपरिक स्रोतों के अंतर्गत नहीं आती। तो अब मैं जो पॉइंट्स बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो सौर ऊर्जा से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये चार्ट चाहे तो बना ले और उसके बाद फर्स्ट पॉइंट डाले, टॉपिक डाले सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में आप पॉइंट्स लिखना शुरू कीजिए और पहला लिखेंगे, सबसे पहले मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम या सबसे पहले विश्व का, मध्य प्रदेश भी इंक्लूड कर लेना है आपको यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र इटारसी में लगाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, जितने मैं पॉइंट्स बताऊंगी एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र इटारसी में लगाया गया था। आगे लिख लीजिएगा, इटारसी में लगाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, 2014 में इटारसी के बाद, ठीक है, इटारसी में लगाने के बाद 2014 में देश की सबसे बड़ी सौर परियोजना, देश की सबसे बड़ी सौर परियोजना मध्य प्रदेश के नीमच जिले में लगाई गई थी। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में लगाई गई थी वर्ष 2014 में और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता जो थी 130 मेगावाट। क्या समझा आपने? सौर ऊर्जा के अंतर्गत क्या क्या काम हुआ अपने मध्य प्रदेश में? सबसे पहले विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट संयंत्र मध्य प्रदेश में इटारसी में लगाया गया था। इटारसी कहां पर है, इटारसी किस जिले में है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। उसके बाद 2014 में देश की सबसे बड़ी सौर परियोजना मध्य प्रदेश के नीमच जिले में चलाई गई और जिसकी क्षमता थी 130 मेगावाट। अगला पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, यहां पे लिख देती हूं मैं, वर्तमान में, ये तो पहले की बात हो गई, भूतकाल की। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र रीवा जिले के गुड़ में लगाया गया है। काम चल रहा है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रीवा जिले के गुड़ में लगाया गया है। आई थिंक आपको दिख रहा हो, लगाया जा रहा है, मतलब काम चल रहा है अभी। और इसकी क्षमता आपको याद ही रखनी है। इसकी विद्युत उत्पादन की जो क्षमता है वो रखी गई है 750 मेगावाट। तो सबसे पहले इटारसी में लगाया गया था। उसके बाद 2014 में देश की सबसे बड़ी सौर परियोजना थी नीमच जिले में, 130 मेगावाट इसकी क्षमता थी, विद्युत उत्पादन क्षमता थी। देन वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र रीवा जिले के गुड़ में लगाया जा रहा है। इसकी क्षमता है 750 मेगावाट। और इससे जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि दिल्ली मेट्रो में बिजली का जितना भी यूज होगा, जब इसमें उत्पादन स्टार्ट हो जाएगा तो दिल्ली मेट्रो में बिजली का जितना यूज होगा, सारा बिजली की जो आपूर्ति है वो गुड़ वाले सौर प्लांट से ही की जाएगी। मतलब मध्य प्रदेश के रीवा के सौर ऊर्जा प्लांट से बिजली कहाँ भेजी जाएगी? दिल्ली मेट्रो के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। और क्षमता कितनी है इसकी? जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो विद्युत उत्पादन क्षमता है इसकी 750 मेगावाट। और कुछ फैक्ट्स हैं लिख लीजिए फैक्ट्स, सौर ऊर्जा में ही लिखिएगा अगला पॉइंट करके।
सौर ऊर्जा से विद्युत बनाने का कारखाना सबसे पहले सौर ऊर्जा से विद्युत बनाने का कारखाना सर्वप्रथम इंदौर में लगाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे अभी तो आपने इटारसी बताया, इटारसी मैंने विश्व का सबसे बड़ा सौर संयंत्र बताया था, लेकिन सबसे पहला सौर ऊर्जा से विद्युत बनाने का कारखाना इंदौर में लगाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और हमें लगता है कि कहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। अगला पॉइंट लिखेंगे सौर ऊर्जा में ही, सौर ऊर्जा आधारित शीत गृह। सौर ऊर्जा पर आधारित शीत गृह मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। सौर ऊर्जा आधारित शीत गृह मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अगला फैक्ट लिखिए, सौर ऊर्जा का सबसे अधिक प्रयोग, सौर ऊर्जा का सबसे अधिक प्रयोग झाबुआ में किया जाता है। झाबुआ के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। सौर ऊर्जा का मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक प्रयोग झाबुआ के ग्रामीण इलाकों में किया जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है, चलिए, देश का पहला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत, देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क, देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क अपने मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। और ये कहां पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है गणेशपुर में। ये बनाया जा रहा है गणेशपुर, गणेशपुर आता है राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क बनाया जा रहा है गणेशपुर में, और गणेशपुर कहां पर है? राजगढ़ में। अगला पॉइंट है, पूर्णतः मध्य प्रदेश में एक ऐसा गांव है जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर है। मध्य प्रदेश में एक ऐसा भी गांव है जो कि पूरी तरह से हर कार्य के लिए सौर ऊर्जा पर निर्भर है, और इस गांव का नाम है कस्तूरबा ग्राम। कस्तूरबा ग्राम, और कस्तूरबा ग्राम है इंदौर जिले में, है ना। तो आपने कई सारे फैक्ट्स देखे, 6 से 7 फैक्ट आई थिंक आपने देख लिए हैं। तो याद रखिएगा, देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क है गणेशपुर में बन रहा है अभी, और गणेशपुर है राजगढ़ में। सेकेंड है, अगला है मतलब पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर गांव, मतलब मध्य प्रदेश में एक ऐसा भी गांव है जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर है, वो है कस्तूरबा ग्राम इंदौर में। सारे फैक्ट हो जाते हैं आपके कंप्लीट। सौर ऊर्जा हो गया। अच्छा, मैंने सौर ऊर्जा बताया नहीं कि सौर ऊर्जा होता क्या है, और मुझे ऐसा लगता है कि बताने की जरूरत भी नहीं है कि सौर ऊर्जा क्या होता है। सूर्य की ऊर्जा, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो प्रकाश प्राप्त होता है, उसके माध्यम से विद्युत का उत्पादन, प्लांट लगा करके विद्युत का उत्पादन और अन्य कार्य करना। अगला है हमारा बायोमास। अगला है बायोमास। बायोमास क्या होता है? ये भी गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में ही आता है। बायोमास होता क्या है? तो बायोमास वह प्रक्रिया है, बायोमास, जिसमें पौधों का और कचरों का यूज करके ऊर्जा को एकत्रित किया जाता है। ठीक है, क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों व कचरों का यूज करके ऊर्जा एकत्रित की जाती है। तो है ना, ये एक पुनर्नवीनीकरण हुआ ना। कचरा क्या करते हैं हम? फेंक देते हैं। पौधे वगैरह अगर सूख जाते हैं, वो वहीं पर पड़े रह जाते हैं। तो एक अच्छा विकल्प हो जा गया कि पौधों को जो कचरा हम यूज नहीं करते, हम फेंक देते हैं,
और पौधा और कचरे को एकत्रित करके और इससे ऊर्जा का उत्पादन किया जाए या फिर इससे ऊर्जा को एकत्रित किया जाए, इसे ही कहते हैं बायोमास। तो अगर पूछा जाता है कभी फिर आपसे कोई पूछता है कि बायोमास क्या होता है, पता तो होगा, नाम तो सबको आता होगा बायोमास क्या होता है, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि आखिर कहते किसे हैं। तो नोट कर लीजिएगा इसकी परिभाषा। अब इससे जुड़े हुए फैक्ट्स हैं। पहला लिखिएगा, जेट्रोफा से बायोफ्यूल का संयंत्र। जेट्रोफा एक वनस्पति है, जेट्रोफा से बनाया जाता है बायोफ्यूल। फ्यूल में लगा है बायो, समझ रहे हैं आप, फ्यूल में लगा है बायो, तो फ्यूल बनाया जाता है एक प्रकार का। जेट्रोफा एक वनस्पति है, वनस्पति का यूज करके बायोफ्यूल बनाया जाता है। और ये कहां पर बनाया जाता है, तो जेट्रोफा से बायोफ्यूल बनाने का संयंत्र है बांसगढ़ी में। बांसगढ़ी मंडला में है। जेट्रोफा से पूछा जाता है, जेट्रोफा से बायोफ्यूल बनाने का संयंत्र है बांसगढ़ी मंडला में। नेक्स्ट है, बायोमास के अंतर्गत धार के खेड़ा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने वैसे मैं बता रही हूं सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो धार के खेड़ा में भूसी आधारित विद्युत संयंत्र लगाया गया है। सॉरी, यहाँ पे धान की भूसी नहीं, भूसी पर आधारित विद्युत संयंत्र यहां पर लगाया गया है। आगे समझ में, तो अपने बायोमास के अंतर्गत दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे कि कौन कौन से, जेट्रोफा जो कि एक वनस्पति है, इससे बायोफ्यूल लगाने का संयंत्र है बांसगढ़ी जो कि मंडला में है, बांसगढ़ी मंडला में है। सेकेंड इज धार के खेड़ा में भूसी से विद्युत का निर्माण करने का संयंत्र स्थापित किया गया है। कहां पर, धार के खेड़ा में पूछा जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, अवशिष्ट से विद्युत उत्पादन की, अवशिष्ट से, कचरे से विद्युत उत्पादन की कोजेनरेशन, अवशिष्ट से विद्युत उत्पादन की कोजेनरेशन योजना जो है ये स्थापित की गई है खरगोन में। खरगोन में भी एक स्थान है कटवा, खरगोन में एक स्थान है कटवा, यहां पर स्थापित की गई है। मतलब समझ गए क्या, इसका मतलब है कि अवशिष्ट मतलब कचरे से विद्युत का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। कहां पर, खरगोन में। खरगोन का एक स्थान है कटवा। तो अगर खरगोन ऑप्शन में नहीं आता तो ये ऑप्शन में जरूर रहेगा, तो यहाँ पर परेशान मत होना, दोनों याद करना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रही हूं, बायोमास में ये अगला डालेंगे। बायोमास से विद्युत उत्पादित करने वाला, बायोमास से विद्युत उत्पादित करने वाला देश का पहला गांव, मध्य प्रदेश का नहीं, देश का पहला गांव, ये है कसई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बायोमास से विद्युत उत्पादित करने वाला देश का पहला गांव है कसई, और कसई है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। पहली बार बायोमास से इसी गांव में विद्युत का उत्पादन किया गया था। अगला है, मध्य प्रदेश में कचरे से विद्युत उत्पादित करने का पहला संयंत्र। अभी तो आपने अवशिष्ट से पढ़ा, वहां पर संयंत्र स्थापित किया गया, लेकिन पहली बार कचरे से विद्युत उत्पादन का पहला संयंत्र जहां पर स्थापित किया गया था वह स्थान है भोपाल। तो भोपाल में पहली बार कचरे से विद्युत का उत्पादन किया गया था, मतलब बायोमास, ठीक है, बायोमास ही कहा जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि जब पहली बार भोपाल में किया गया तो कसई क्या है, कसई पहला गांव है जहां पर किया गया, और भोपाल मध्य प्रदेश का पहला स्थान है जहां पर कचरे से विद्युत का उत्पादन किया गया।
अगला है, दो स्थान है मुरैना और ग्वालियर, ये भी पूछा जाता है, मुरैना और ग्वालियर। तो मुरैना और ग्वालियर में गन्ने की खोई से विद्युत के उत्पादन का संयंत्र लगाया गया है। गन्ने की खोई से विद्युत उत्पादित की जाती है। आ गया समझ में? तो बायोमास के सारे फैक्ट हो जाते हैं कंप्लीट, एक एक फैक्ट आपको रट डालना है। और सॉरी, एक और पॉइंट बचता है, मुरैना और ग्वालियर में गन्ने की खोई से विद्युत बनाया जाता है, और ग्वालियर में ही क्या है, नाफ्ता आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया। ये पूरे फैक्ट है जो कि देखिए मध्य प्रदेश जीके पूछा जाता है, जो एग्जाम्स में मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी एग्जाम होते हैं वहां पर केवल और केवल मध्य प्रदेश के फैक्ट ही पूछे जाते हैं, तो फैक्ट आपको रटना जरूरी है। तो ग्वालियर में नाफ्ता आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है, नाफ्ता आधारित, ठीक है। तो मुरैना और ग्वालियर में गन्ने की खोई से विद्युत बनता है और ग्वालियर में नाफ्ता पर आधारित विद्युत संयंत्र लगाया गया है। क्लियर हो गया? बायोमास हो जाता है कंप्लीट, नोट करते चलिएगा। आते हैं बायोगैस में। बायोगैस क्या होता है? जो जीव जंतु होते हैं, जीव जंतुओं के उत्सर्जित पदार्थ का मतलब जैसे गोबर हो गया, तो गोबर को न्यूनतम तापमान पर, कम से कम तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो जीव जंतुओं के उत्सर्जित पदार्थ में स्पेशली क्या हो गया, गोबर। तो गोबर को क्या किया जाएगा, कम से कम तापमान पर गर्म किया जाता है। कम से कम तापमान पर इसे क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, और इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कैसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है? जब इसे गर्म किया जाता है तो इससे माइक्रो तरंगे निकलती है। जब गोबर को कम से कम तापमान गर्म किया जाता है, उससे माइक्रो तरंगे निकलती है और माइक्रो तरंगों से ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आ गया समझ में? चलिए, इसका यूज क्या होता है पता होगा, खाना बनाने में बायोगैस बहुत सुना होगा, खाना बनाने में और प्रकाश में बायोगैस का यूज किया जाता है। बायोगैस में बस इतना ही याद रखना है। अगला है पवन ऊर्जा। तो इन सब चीजों में एक तो सौर ऊर्जा हो गई और फिर पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के लिए मध्य प्रदेश हमारा बेस्ट है। बेस्ट का मतलब है मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक दशा है, वो पवन ऊर्जा के बिल्कुल अनुकूल है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक दशा पवन ऊर्जा के एकदम अनुकूल है। तो आप देवास चले जाओ, आप इंदौर चले जाओ, आप रतलाम नीमच चले जाओ, आपको खूब पवन ऊर्जा से जुड़े हुए संयंत्र देखने को मिल जाएंगे। तो जो ये पवन ऊर्जा है, इसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देवास के पास एक स्थान है जामगोदरानी भी कहा जाता है। तो देवास में एक स्थान है, उसका नाम है जामगोदरानी, और जामगोदरानी में देश की पहली ज्वाइंट सेक्टर कंपनी गठित की गई है। बताऊंगी अभी। देश की पहली ज्वाइंट सेक्टर कंपनी गठित की गई है। अब इस कंपनी का नाम क्या है? तो क्या याद रखना है कि पवन ऊर्जा से संबंधित देवास के जामगोदरानी में देश की ज्वाइंट सेक्टर की कंपनी, देश की पहली ज्वाइंट सेक्टर की एक कंपनी गठित की गई है, जिसका नाम है मध्य प्रदेश विंड फार्म लिमिटेड। इस ज्वाइंट कंपनी का नाम है मध्य प्रदेश विंड फार्म लिमिटेड, जो कि कहां पर स्थित है, हर बार सवाल पूछा गया है कभी ना कभी। तो देवास के जामगोदरानी में एक ज्वाइंट सेक्टर की देश की पहली कंपनी स्थापित की गई है पवन ऊर्जा से संबंधित, मध्य प्रदेश विंड फार्म लिमिटेड। विंड लिखा हुआ है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो कंपनी है,
इस कंपनी के 3 साझेदार हैं, मतलब 3 कंपनियों ने मिलकर इसे क्रियान्वित किया है। 1 मिनट, दिखेगा क्या आपको? चलिए दिखेगा। तो 3 कंपनियों ने मिलकर, या कह सकते हैं 3 संस्थाओं ने मिलकर इसे चलाया है। कौन कौन सी संस्था? पहली तो हो गई मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, जो कि मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, दिख रहा है कि नहीं? ऊर्जा विकास निगम, स्टार्टिंग में ही बताया इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 में, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए। तो पहली तो इसमें साझेदार कौन है? मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम। दूसरी है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अगर आपको दिख रहा है तो नोट कर लीजिएगा। मैंने बताया पहला साझेदार मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम और दूसरा है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि स्थित कहां पर है? दिल्ली में। कहां पर है? भारत की राजधानी दिल्ली में। दूसरा तो ये हो गया। तीसरा है कंसोलिडेटेड एनर्जी, नेम थोड़ा टफ है बट ऑप्शन में आएंगे तो याद हो जाएंगे। कंसोलिडेटेड एनर्जी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही संस्थाएं हैं इसमें, प्राइवेट लिमिटेड। तो मध्य प्रदेश विंड फार्म लिमिटेड, जो कि देवास के जामगोदरानी में स्थित है, इसके 3 साझेदार मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, 1982 में इसका स्थापना इसकी की गई। सेकेंड है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि दिल्ली में स्थित है। दूसरा है कंसोलिडेटेड एनर्जी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो ये 3 संस्था मिलकर मध्य प्रदेश विंड फार्म लिमिटेड को चला रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो पवन ऊर्जा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। और एक और पॉइंट लिख लीजिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पवन चक्कियां कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियां इंदौर में है। देवास मत कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियां इंदौर में है, मिनी बॉम्बे इंदौर में। क्लियर हो गया। अब बचता है लघु जल विद्युत ग्रिड। लघु जल विद्युत ग्रिड, देखिए लघु जल क्यों लिखा है? देखिए जो बांध बनाए जाते हैं उनमें सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत, मतलब विद्युत का भी निर्माण किया जाता है, लेकिन बांध बनाने से बहुत सारे एरिया आसपास के जलमग्न हो जाते हैं। यही कारण है कि विभिन्न पर्यावरणविद जैसे कि मेधा पाटकर हो गई, नर्मदा को बचाने के लिए इन्होंने आंदोलन किया, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, मानवों, इनको बचाने के लिए आंदोलन किया। तो सरकार कहीं ना कहीं, देखिए हर चीज का पॉजिटिव इफेक्ट भी है, नेगेटिव भी है। तो सरकार कहीं ना कहीं ये चीज सोच रही है कि वास्तव में बड़े बांधों के निर्माण से बहुत ज्यादा हानियां होती है, तो क्यों ना बड़े बांधों की जगह हम छोटे छोटे पन बिजली घर बना करके और बिजली का उत्पादन करें। तो उस चीज के विकल्प के लिए लघु जल विद्युत भी अपनाया गया है, जिसमें छोटे छोटे पन बिजली घरों का निर्माण किया जाता है और विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये सारे हो गए कंप्लीट। तो आपकी ऊर्जा से संबंधित सारी चीजें हो गई। अब भूतापीय और ज्वारीय ऊर्जा नहीं करवा रही हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसका कोई रोल नहीं है अभी तक, तो फिलहाल हो भी नहीं सकता, इतना जल्दी हो भी नहीं सकता। समुद्र आसपास इसके है ही नहीं, भूआवेष्टित राज्य है ना। और एक नाम आता है हाइड्रल जल पंप। हाइड्रल जल पंप, तो कई बार पूछते हैं बच्चे कि हाइड्रल जल पंप क्या होता है, तो जल्दी से सुन लीजिए। हाइड्रल जल पंप वह पंप है जो बिना विद्युत के पानी के दबाव से सिंचाई करता है। विद्युत का उसमें यूज नहीं किया जाता, केवल पानी के दबाव से वो सिंचाई करता है। और हाइड्रल जो जल पंप है सर्वाधिक वो स्थित है, लगाए गए हैं खरगोन में। हाइड्रल जल पंप सबसे ज्यादा लगाए गए हैं खरगोन में, और पूरे मध्य प्रदेश में 30 हाइड्रल पंप अभी कार्य कर रहे हैं।
30 पंप कार्य कर रहे हैं। हाइडल पंप कैसे पंप है? जिनके लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती,